AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट टेक्नोलॉजी। देखो, ये जो हमारी सीरीज चल रही है यूनिक सीरीज की, इसमें हम लोग वन शॉट, वन वीडियो, वन यूनिट, इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल लेक्चर्स में, मतलब वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एक यूनिट सारे टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट जो है सबको कवर करने वाले हैं। तो देखो, ये हमारा क्या है, यूनिट फिफ्थ यूनिट है, जिसमें हम लोग यूनिट फिफ्थ में सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सिलेबस की। सिलेबस में देखो, स्टडी एंड यूजेस ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है, HSC, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात करेंगे। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स क्या होती है, फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट क्या होती है, फेरो सीमेंट रेडी मिक्स कंक्रीट जिसको हम लोग RMC बोलते हैं, और रिसाइकिल्ड एग्रीगेट कंक्रीट और स्टेटस इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, जिसमें एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं यूनिक सीरीज। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, सब्जेक्ट जो भी आपको कोर्स है उसको एनरोल कीजिए। एग्जाम 200 का आप कूपन कोड लगाएंगे, 200 आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, मैं लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस लेक्चर्स में हम लोग फास्ट मोड में चीज़ों को रिवीजन करेंगे, यूनिट फिफ्थ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि हमें टाइम ड्यूरेशन का भी ख्याल रखना है, हमें मैक्सिमम टॉपिक्स को भी टच करना है, तो थोड़े से स्पीड को यहाँ पे मेंटेन करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या है? ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स वो स्ट्रेंथ कंक्रीट्स होती है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे मान लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो एक्सेस ऑफ 40 MPa, यानी देखो M40 से क्या है, ज्यादा होती है ग्रेड, जैसे M45, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा हाई स्ट्रेंथ कंप्रेसिव जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। ठीक है, तो होता क्या है कि IS कोड ने ये बताया कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की, ध्यान से समझना, हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की जिसके बिहाफ पे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स को अलग ग्रेड में डाला गया है। ठीक है, तो हमें क्या है कि अगर हमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स को अचीव करना है तो हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, इस क्राइटेरिया को यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, तो देखो, कंक्रीट्स जो है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है, ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर एक्सेस होगा 40 MPa तो उसको हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स बोलेंगे। टू प्रोड्यूस कंक्रीट एबव दिस ग्रेड्स, ठीक है, स्ट्रिजेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड मोर कोर इन सिलेक्शन एंड प्रपोर्शन ऑफ द मटेरियल इज नीड। मतलब अगर आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए तो आपको क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, स्ट्रिजेंट का मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, स्ट्रिजेंट होने की जरूरत है, मतलब क्वालिटी पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों को, क्योंकि वर्केबिलिटी जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा हमारा क्वालिटी कंट्रोल होगा। ठीक है, और जो भी मटेरियल हम यूज करने वाले हैं कंक्रीट्स को बनाने के लिए, लाइक सैंड हो गया, एग्रीगेट्स हो गया, सीमेंट हो गया और वाटर हो गया, इन सभी का रेशियो, इन सभी का प्रोपोर्शन का जो सिलेक्शन करना है वो बिल्कुल हाई एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, तभी हमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स क्या होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहां पे क्या है कि वाटर सीमेंट रेशियो, डेज और रिमार्क की बात करें, देखो जिससे नॉर्मल कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी का मतलब नौ समझना कि वाटर से है। ठीक है, अगर हमारी क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी हम तब कहेंगे जब वाटर सीमेंट का रेशियो 0.35 से 0.4 के बीच में होगा। ठीक है, 0.30 से 0.45 होगा, नो स्लम्प। वेरी लो वाटर सीमेंट कब होगा, जब हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। तो इस वाटर सीमेंट रेशियो पे यहाँ पे है क्या,
अगर हम 0.35 पे 0.4 से अगर वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं, कंक्रीट्स को बनाते हैं, तो 28 दिन में जो हमारी स्ट्रेंथ आएगी वो 35 से 80 के बीच में आएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे 35 to 50 के बीच में आएगी और यहाँ पे 100 to 170 के बीच में आएगी। इट मीन्स यहाँ पे है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, ध्यान से समझना, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो वाटर सीमेंट रेशियो पे क्या होती है, डिपेंड होती है। जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है भाई, वो क्या होती है, 1 वाटर सीमेंट रेशियो होता है। आप जैसे जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि वाटर सीमेंट रेशियो को घटा रहे हो, वैसे वैसे हमारी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट कंपोनेंट इज केप्ट एज पॉसिबल। देखो सबसे हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा होता है, C3A का होता है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। तो इसको हमें क्या करना है, जितना पॉसिबल हो कम रखेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल क्या कहता है, स्टडीज दैट शो दैट मैनी रिस्पेक्ट्स द माइक्रोस्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कंसिडरेबल डिफरेंट फ्रॉम दोज कन्वेंशनल नॉर्मल कंक्रीट्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स में जिसपे हमें क्या करना होता है, कंसीडर करते हैं। जैसे, ठीक है, यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स के जैसे वर्केबिलिटी है। देखो अर्ली स्टेजेस की अगर हम बात करें ऑफ इट्स डेवलपमेंट, जैसे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स है, तो अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि जो हमारा हाई स्ट्रेंथ जो कंक्रीट्स होता है वो उसका टेंडेंसी कैसा होता है, स्टीफ होता है और स्टिकी होता है, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ध्यान समझना, इसका मतलब क्या होती है कि विस्कस होता है। इसका मतलब क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स का मतलब है कि सीमेंट की मात्रा क्या होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है, जैसे हाई सीमेंट कंटेंट हो गया। एंड पोजलोना एज लो वाटर सीमेंट रेशियो द नॉर्मल वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, हाउ एवर विथ द ठीक है, adherent of superplacer, it is possible to have desired high workability without causing segregation even at lower ratio 0। लेकिन lower ratio ध्यान से समझना, water cement ratio should not be less than in any condition, ठीक है, 0.3। हमें सेग्रीगेशन जो कॉज हो रहा है उसको, वर्केबिलिटीज को हमें मेंटेन तो करना है, बट यहाँ पे हम सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करेंगे। ठीक है, प्लास्टिसाइजर यूज करेंगे जिससे क्या होता है, सो प्लास्टिसाइजर क्या होता है, जो मॉइस्चर, जो एक्सेस मॉइस्चर होते हैं उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे एडमिक्सचर्स डालते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर के रूप में। इसके बाद क्या है, हमारा स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होता है, द मोस्ट जो नोटवर्थी चीज है पॉइंट, ठीक है ना, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स में ये क्या है, कैपेसिटी टू डेवलप द स्ट्रेंथ एट रैपिड रेट विदाउट स्टीम क्यूरिंग। मतलब ये क्या है कि विदाउट स्टीम क्यूरिंग से हमें रैपिड स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना, डेवलप करना है। कंक्रीट कैन बी डेवलप्ड 20 to 27 MPa ऑन नॉर्मल क्यूरिंग विद इन 24 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये क्या कह रहा है कि कंक्रीट जो है 20 से 27 MPa नॉर्मल क्यूरिंग में 24 घंटे में इतना स्ट्रेंथ आ जाती है, लेकिन अगर अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स है तो ये 42 MPa तक जो है 12 घंटे में ही क्या करती है, और 64 MPa 24 घंटे में क्या करती है, स्ट्रेंथ क्या करती है, अचीव कर लेती है। समझ रहे हो, मतलब 24 घंटे में ये क्या कर रही है कि जो हमारा नॉर्मल क्यूरिंग है, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन से उससे 3 टाइम्स क्या है, मोर स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है। ठीक है, माइक्रोस्ट्रक्चर्स, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, क्रीप एंड फ्रैक्चर। देखो होता क्या है, अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्या होती है, जो कंक्रीट्स होती है, ठीक है ना, इसके रिलेशंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो हमारी क्या होती है कि जैसे क्रीप हो गया, क्रीप क्या होती है, लॉन्ग टाइम जो है हमारी एक सस्टेन लोड होती है जो किसी भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या होती है, एज अ डेड लोड या फिर लाइव लोड, डेड लोड उसको मान सकते हैं। तो डेड लोड के रूप में क्या होती है, जैसे मान लो छत है, छत के ऊपर जैसे मान लो छत है, तो उसका जो हमारा वेट होता है वो वॉल के ऊपर कैसा होता है, एक तरह से डेड लोड होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आफ्टर हम कह सकते हैं टाइम डिपेंडेंट होता है क्रीप। एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारे जो वॉल में होते हैं ना, वहां पे क्रैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शंस इन द साइज एंड नंबर ऑफ माइक्रो क्रैक्स इन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, क्रीप एंड फ्रैक्चर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंक्रीट।
ठीक है। देखो नॉर्मल कंक्रीट्स और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स की जो फिनोमिनस होती है, जो इसके हम कह सकते हैं जो बिहेवियर होते हैं, इसमें क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 30 to 75% बिहेव मोर लाइक अ होमोजीनियस मटेरियल एज कंपेयर टू पीसीसी। ठीक है। अब देखो वाटर टू सीमेंट रेशियो, यानी वाटर सीमेंट रेशियो की बात हो रही है। ठीक है। तो ये क्या करता है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द पोरोसिटी ऑफ द हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन जब होता है तो हमारा क्या होता है कि सीमेंट से हीट्स रिलीज होते हैं। जैसे जैसे रिलीज होते हैं वैसे वैसे हमारे कंक्रीट्स में क्या होते हैं, पोरोसिटीज आ जाती हैं। वॉइड्स के कारण पोरोसिटी जनरेट हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जो इंटरनल ट्रांजिशन जोन होता है ये जनरेट हो जाता है कंक्रीट्स में। अगर हम लोअर कर देंगे वाटर सीमेंट रेशियो को तो जो हमारा ये क्या करेगा, पोर जो स्पेस है, ठीक है ना, वो कैसे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और यही रीजन है कि हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अगर हम वाटर कंटेंट को डिक्रीज करेंगे वर्केबिलिटीज तो ड्रॉप होगी, मिक्सिंग प्लेसिंग एंड कंसोलिडेटिंग मोर डिफिकल्ट होगा, बट हायर स्ट्रेंथ हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है। थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे। ठीक है। कुछ है नहीं, जहां पे रुकने होगा थोड़ा स्पीड कम करनी होगी वहां कम करेंगे, जहां पे कुछ वैसा नहीं होगा लॉजिकल वहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ी फास्ट मोड में चलेंगे। ठीक है। देखो ड्यूरेबिलिटी की बात करें, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स की बात हो रही है। इट इज फाउंड दैट प्राइमरली ड्यू टू लो परमेबिलिटी। लो परमेबिलिटी के कारण क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स जो होती है एग्जिबिट एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी टू इट्स वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। ठीक है। दैट आर नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्क्रीट डिटेरियोरेशन। देखो होता क्या है कि जो स्टार्टिंग्स में हमारी जो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट्स होती है, लो परमेबिलिटी के कारण क्या होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। और जो वेरियस फिजिकल और केमिकल एजेंट्स जो होते हैं, जो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटेरियोरेशन के लिए, ये हमें केसेस देखने को मिलता है। ठीक है। ड्यू टू हाई सीमेंट कॉन्क्रीट थर्मल क्रैकिंग्स कैन बी ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम इन इंस्ट्रक्शन यूजिंग हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। It has also been found that there is an expected temperature rise। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड राइज होगा 10 to 40 डिग्रीज फॉर एवरी 100 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट कंटेंट। ठीक है। तो ये ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। देखो यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज कहाँ पे है, जिसमें हम आगे बात करने वाले हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स की बात करेंगे, फोम्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट्स। ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके यूजेस हैं। पंप कंक्रीट, वाटर प्रूफ कंक्रीट्स। ठीक है। तो यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे भी है एग्जाम 200 का। चलिए सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स वो होती है जिसमें कोई भी, ध्यान से समझना, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ पे जो भी कंटेंट्स है उसको आप रीड करेंगे, मैं समझाऊंगा ज्यादा। ठीक है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग जो कंक्रीट्स होती है, सबसे पहले जापान में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है। ये ऐसा कंक्रीट्स है जिसमें किसी भी एक्सटर्नल वाइब्रेटर या कॉम्पैक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बिना ये क्या है कि जो कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट है वहां पे भी यहाँ पे प्योरली क्या है कि ये अपने सेल्फ वेट से ही क्या करता है, जो एयर वॉइड्स होते हैं उसको इंटरप्ट कर लेता है, एक्सपेल्ड आउट कर देता है। और यहाँ पे किसी भी वाइब्रेटर्स चलाने की यूज नहीं होती, नीड नहीं होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ठीक है। देखो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इंट्रोड्यूस सबसे पहले जापान में इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। विच कैन फ्लो एंड फिल इन एवरी कॉर्नर ऑफ होम, मतलब जो फॉर्म वर्क किया गया है, जो शटरिंग की गई है, जो भी हमें कास्टिंग करना है वहां पे क्या करेगा, ये हर कॉर्नर पे, जो कॉर्नर पे ऑफ फॉर्म वर्क को ये फ्लो हो जाता है। ठीक है। इन द ठीक है। कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट है या प्योरली बाय मींस इट्स ओन वेट और विदाउट द नीड टू वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्शन टेम्पिंग, मतलब यहाँ पे कोई टेम्पिंग वाइब्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सेल्फ वेट से ही कंजेस्टेड से कंजेस्टेड एरिया रेनफोर्समेंट को भी क्या करता है, कवर कर लेता है। कोई भी यहाँ पे सेल्फ मतलब वाइब्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है। सेल्फ कॉम्पैक्शन जो कंक्रीट्स होती है इज साउंड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंक्रीट्स। ठीक है। इट जस्ट यूजेस एक्स्ट्रा एडमिक्सचर्स, लेकिन इसमें एडमिक्सचर्स मिलाया जाता है, एक्स्ट्रा एडमिक्सचर मिलाया जाता है। इसमें क्या होता है, सुपर प्लास्टिसर और विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर्स एंड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल दैट्स, ठीक है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग एक्ट डिफरेंट टू नॉर्मल।
ठीक है। ये नॉर्मल वन से क्या करता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एडमिक्सचर्स मिलाया जाता है। एडमिक्सचर्स के रूप में हम सुपर प्लास्टिसाइजर या फिर हम लोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर्स को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, देखो इन जो हमारा क्या है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स, हाई अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल अप टू 70% ऑफ द टोटल पाउडर कंटेंट एट टू बी एडेड। मतलब इसमें क्या है कि 70% तक हम लोग क्या करते हैं, फाइन मटेरियल्स को इसमें डालते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग है तो हम कोर्स एग्रीगेट को ज़्यादा नहीं कर सकते, ना साइज को कर सकते हैं ना उसकी क्वांटिटी को कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे 70% हम लोग क्या करते हैं, सीमेंटेशियस मटेरियल्स को यूज करते हैं। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स है, ये क्या होता है, स्मॉलर देन द कन्वेंशनल कंक्रीट्स रिक्वायर वाइब्रेशंस। इसमें वाइब्रेशंस की बहुत नीड नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसलिए इसका नाम है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग। डिग्री ऑफ पैकिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन, ठीक है, 50% होता है। ठीक है, इट रिड्यूस द इंटरसेक्शन बिटवीन द कोर्सर एग्रीगेट पार्टिकल व्हेन द कंक्रीट्स डिफॉर्म। The degree of packing of fine aggregate in self-compacting mortar is approximately 60% to the shear deformability when concrete deform may be limited। कहने का मतलब है, ध्यान से समझो, यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी क्या होती है, जो एग्रीगेट कंटेंट होता है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग जो हमारी कंक्रीट्स होती है, उसमें जो एग्रीगेट्स की अमाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, या हम कह सकते हैं कम डाले जाते हैं जो हमारी नॉर्मल कंक्रीट्स होती है। इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं करना है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा अमाउंट्स में क्या करते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, विस्कोसिटीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिक्सचर्स को मिलाते हैं। इसलिए ये क्या होता है कि 50% क्या होती है, हम यहाँ पे जो कोर्स एग्रीगेट है उसको लगभग 30 to 40% ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिक्स करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स एंड देयर वैल्यूज नॉर्मली अडॉप्टेड। जैसे वाटर पाउडर रेशियो नॉर्मल जो कंक्रीट्स में इतना होता है, बट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स में देखो अलग होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। पेस्ट परसेंटेज कितना होता है, इतना होता है, इसमें कितना होता है, 0.45 होता है। तो इस टेबल्स को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ो। ठीक है ना, क्योंकि ये IS कोड वाली चीजें हैं। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स जो है इसके कुछ फायदे हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं कि हम लोग प्लेसिंग जो है और फास्ट हो जाती है, वाइब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पंपेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, कंसोलिडेशन अराउंड रेनफोर्समेंट के आसपास क्या होती है, कंसोलिडेट होती है, मतलब आपस में अच्छा बॉन्ड बना लेता है, परमेबिलिटी कम हो जाती है, वियर एंड टीयर फ्रॉम वाइब्रेशन से जो वियर टीयर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर बेटर कॉम्पैक्शन एंड होमोजेनिटी हो जाता है। ठीक है, ये मतलब क्वालिटी जो कंक्रीट्स है, रिलायबिलिटी है, ये बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, ईज ऑफ प्लेसमेंट है, आसानी से प्लेसमेंट हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेबर का पैसा बच जाता है, लेबर रिक्वायरमेंट्स तो होती है बट बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेस नॉइज होता है वाइब्रेटर से, सो इट इज़ डेंजर फ्रॉम हैंड हार्म वाइब्रेटर। ठीक है, वाइब्रेशन सिंड्रोम्स। तो इसका मतलब है कि कोई भी वाइब्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे हमारा हैंड हार्म मतलब होते हैं हाथों के जो वाइब्रेशंस, जो सिंड्रोम्स होते हैं, उससे भी जो खतरा होता है वो भी बच जाता है। ये वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर लेता है, रिड्यूस कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाता है, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम। अब देखो लेकिन इसके कुछ क्या घाटे हैं, मोर स्ट्रीजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ले ग्लोबली एक्सपेक्टेड टेस्ट स्टैंडर्ड एंड मिक्स डिजाइन। मतलब ये क्या है ना कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग जो कंक्रीट्स होती है इसका यूज जो है अगर बोला जाए ग्लोबली तो नहीं होता है, बहुत माइनर, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर होता है। इसलिए सेल्फ कॉम्पैक्टिंग का हम डिसएडवांटेज ही देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फायदे तो हैं बट इसका यूज नहीं हो पाता है क्योंकि ये कॉस्टली भी पड़ता है कन्वेंशनल कंक्रीट से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि ये कॉस्टली भी पड़ता है और हमें इन चीज़ों को इकोनॉमिकल बनाना है, न कि कॉम्प्लिकेटेड या अनइकोनॉमिकल बनाना है। सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट्स, जो हमारी फ्रेश कंक्रीट्स होती है उसमें कंपेबिलिटी का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कंक्रीट्स को कर रहे हैं, जो प्लेसिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हाई डिफॉर्मेबिलिटीज ऑफ द पेस्ट है या फिर मोर्टार से वो हमें यहाँ पे
हमें केवल ना देखने को मिले, बल्कि यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना, दिस मेथड ऑफ अचीविंग सेल्फ कॉम्पेबिलिटी इन्वॉल्व नॉट ओनली हाई डिफॉर्मेबिलिटी ऑफ द पेस्ट और मोर्टार बट आल्सो रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन बिटवीन कोर्स एग्रीगेट एंड मोर्टार। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे केवल हाई डिफॉर्मेबिलिटी को केवल रजिस्ट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे जो सेग्रीगेशन ब्लीडिंग है उसको भी यहाँ पे हमें मेंटेन करना है, ठीक है। When concretes flow through confined zone of reinforcement bar, confined का मतलब एक फिक्स जो है लूप में, जैसे मान लो कि एक पाइप है, ये कैसा है, कन्फाइंड है। जैसे मान लो कि एक क्या है, चैनल है कोई, ठीक है ना, तो ये क्या है, जैसे मान लो ऊपर से ओपन है, तो ये क्या है, अनकन्फाइंड है, ठीक है ना, तो ये कन्फाइंड है, ये अनकन्फाइंड है। To achieve self compatibility, aggregate content are limited, the water powder ratio is kept low, ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर को यूज किया जाता है, ठीक है, टू अचीव सेल्फ कॉम्पेबिलिटी एज शोन इन फिगर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लिमिटेड ग्रेवल कंटेंट, जो अभी मैंने क्या बताया, जो ग्रेवल जो हम यूज करते हैं उसको यहाँ पे क्या है 50% ऑफ द सॉलिड का केवल 50% यूज कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट मोर्टार अगर हम यूज करें तो मोर्टार की अगर बात करें तो लिमिटेड सैंड कंटेंट, सैंड के कंटेंट्स को भी हमें लिमिट में ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग की बात हो रही है, तो सैंड के कंटेंट्स को भी लिमिटेड रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 40% ऑफ मोर्टार वैल्यूम, जो मोर्टार है उसके वैल्यूम का 40% सैंड यूज करेंगे। हायर डिफॉर्मेबिलिटी की जब बात होती है, ठीक है, डिफॉर्मेबिलिटी की जब बात होती है तो वहां पे क्या होता है, मॉडरेट विस्कोसिटी। देखो हायर डोजेज ऑफ एसपी और वाटर, जो हमारा क्या है वाटर सीमेंट रेशियो, उसको हम लोग क्या करेंगे, लो रखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म दिखाया गया है कि जैसे कोर्स एग्रीगेट को हम लोग लिमिटेड कंटेंट में कर रहे हैं, ठीक है, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द सॉलिड वैल्यूम का, ठीक है। मोर्टार जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर्टार किसी भी कंडीशंस में 40% ऑफ मोर्टार वैल्यूम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हम क्या करते हैं, दोनों को करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, मैकेनिज्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोअर वाटर पाउडर रेशियो रखोगे तो हायर सुपर प्लास्टिसाइजर डोजेस यूज करना पड़ेगा, लो प्रेशर ट्रांसफर करोगे तो लिमिटेड फाइन एग्रीगेट कंटेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नॉन सेग्रीगेशन, नॉन ब्लीडिंग, द एग्रीगेट स्टे इन सस्पेंशन इन द मिक्स ऑफ फ्लो इनटू द फॉर्म, वाटर डज नॉट राइज, मतलब इसका मतलब है कि नॉट सेग्रीगेशन का मतलब सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, नॉन ब्लीडिंग का मतलब ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, डज नॉट राइज मतलब जो पेस्ट मैं बताया था सीमेंट और वाटर्स का, वो टॉप पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब दूसरा चीज क्या है, वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्लेसमेंट। देखो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग में वाइब्रेटर्स की तो कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स फ्लो अराउंड रिबार एंड अदर इंक्लूजन इन द फॉर्म अंडर इट्स ओन वेट। फ्लो स्पीड की बात करें तो 40 सेंटीमीटर डाया और ग्रेटर ऑब्टेनेबल है। सेट टाइम अगर बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग जो कंक्रीट्स होती है इंक्रीज अप टू 90 मीटर तक, क्या हो सकती है 90 मिनट तक जो है ये हमारी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ये एडमिक्सचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वर्केबिलिटी, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स जो होती है इक्विलिब्रियम ऑफ इट्स फ्लूइडिटी, डिफॉर्मेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन एंड फिलिंग एबिलिटी। This equilibrium has to be maintained for the sufficient time period to allow its transportation, placing and finishing. Workability का मतलब है यहाँ पे कि जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम होता है, ये इसकी फ्लूइडिटी की, ठीक है, डिफॉर्मेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशंस के और फिलिंग एबिलिटी की। जो इक्विलिब्रियम है उसको, इसका मतलब है कि हम मेंटेन कर रहे हैं सफिशिएंट टाइम को, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, प्लेसिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए। कुछ लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशन है, सेल्फ जो कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स हैज बीन और स्पेशल कंक्रीट। देखो मैंने इस पहले ही बताया कि जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग जो कंक्रीट्स है ना, ये स्पेशल टाइप के कंक्रीट्स होती है, ये कॉस्टली पड़ता है, इसलिए इसका यूज हमारे ग्लोबली बहुत कम होता है, ठीक है, वर्ल्ड में बहुत ही उसका यूज किया जाता है। नॉट ओनली बाय लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी इन ऑर्डर टू सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स टू बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड कंक्रीट रेदर देन अ स्पेशल वन, ठीक है। New system for its design, manufacturing and construction need to be established and standardized, ठीक है, standardized। अब आता है कि स्लम्प फ्लो। देखो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स जो है
इस फ्रेश स्टेट में जब होती है तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स के लिए, जैसे स्लम्प कोन NT50 टेस्ट। होता क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये जो हमारी क्या होती है, एक जो है इस तरीके से कोन है, ठीक है, इसका डाया क्या है, नॉर्मल 10 20 30, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक जैसे मान लो एक प्लेट है, ठीक है, इसका क्या है, डाया होता है, ठीक है, 10 20 30 ऐसे करके क्या होती है, रीडिंग होती है 40 50, ठीक है। तो ये इसके जो डाया होती है, ठीक है ना, ये तो इस डाया जैसे मान लो कोन में हमने कंक्रीट्स को फिल किया और इस कंक्रीट्स को फिल करने के बाद कोन में इस कोन को यहाँ पे रख के और कोन को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। इस तरीके से हमने क्या किया, कोन को हटाया। उसके बाद जो टी क्या है, टाइम है, मतलब टाइम को देखा जाता है कि कितने टाइम में हमारी कंक्रीट्स यहां से बहते बहते क्या होगा, कंक्रीट्स क्या होगा, फ्लूइडिटी के कारण क्या होगी, बह के यहां से देखा जाएगा कि ये कब जो है हमारे 50 जो हमारे डाया है, ठीक है ना, 50 यहां तक कितने टाइम्स में हमारा जो है कंक्रीट्स फ्लो होता है, ठीक है। तो यही टेस्ट इसमें बेसिकली किया जाता है। स्लम्प फ्लो टेस्ट इज यूज्ड फॉर फीलिंग एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स। देखो SSC सैंपल इज poured in the slump cone and then slump flow diameter is measured, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारी डायमीटर होती है, ठीक है ना, यहां से यहां का जो ये T50 है, यानी 50 जो है डायमीटर तक हम लोग इसको क्या करते हैं, रीडिंग्स को नोट करते हैं, मतलब टाइम को नोट करते हैं, ठीक है। फ्लो टाइम इज मेजर्ड एंड इज, जो फ्लो का जो टाइम होगा, ठीक है, 50 ठीक है ना सेंटीमीटर्स डाया को फ्लो होने में, ठीक है, कितना टाइम लगा उसको T50 बोल रहे हैं। द हायर द स्लम्प फ्लो वैल्यूज का मतलब है द ग्रेट एबिलिटी टू फिल फॉर्म वर्क अंडर इट्स ओन वेट, ठीक है। जितना जल्दी क्या होगा, द हायर ऑफ द स्लम्प फ्लो वैल्यू, अगर स्लम्प की वैल्यू ज्यादा होगी तो ग्रेटर एबिलिटी होगी कि ये क्या करेगा, फॉर्म वर्क में जिसमें हम काम करेंगे ये सेल्फ वेट से क्या करेगा, अपने कवर कर लेगा, ठीक है, कंक्रीट्स। एल बॉक्स टेस्ट, सेम ये भी टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, रॉड लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट लगा होता है, इसमें यहाँ से हम लोग कंक्रीट्स को फिल करते हैं, फिल करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि इस जो हमारा जो प्लेट है इसको क्या करते हैं, एक रॉड इस तरीके से होता है, इससे हम इसको उठा देते हैं। जब इसमें उठाएंगे तो कंक्रीट्स यहाँ पे क्या करेगा, फ्लो होने लगेगा, डेफिनेटली होने लगेगा। तो कंक्रीट जब फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पे देखो ये तो इनिशियल स्टेज थी, लेकिन कंक्रीट्स को जैसे ही प्लेट को उठाएंगे तो कंक्रीट्स क्या होगा, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, कुछ हाइट तक आएगा, ठीक है, H1 हो गया। और कंक्रीट्स क्या होगा, कंक्रीट्स भी क्या करेगी, फ्लो करेगी, तो उसका भी क्या होगा, H2 हाइट होगा। तो जो H2/H1 रेशियो है इस पे यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो फ्लो है, ठीक है, फ्लो बिहेवियर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। एल बॉक्स टेस्ट क्योंकि एल की तरफ हो जाता है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एल बॉक्स टेस्ट इज H2/H1 when the ratio H2 to H1 is larger than 0.8। ध्यान से समझना, तो इसको सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट हैज गुड पासिंग एबिलिटी मान लिया जाता है, ठीक है। अब देखो वी फनल टेस्ट या वी फनल टेस्ट एट T5 मिनट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, एक प्लेट होता है, इसमें क्या होती है, डाया होती है, ठीक है। ये डाया क्या होती है, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर, तो यहां से इस जो हमारा फनल होता है इसमें कंक्रीट्स को फिल करने के बाद इसको जब उठाया जाता है यहाँ पे, तो जो टाइम हम नोट करते हैं और यहाँ से इस जो 5 सेंटीमीटर डाया तक जाने में कितना टाइम लगा उस टाइम को नोट करते हैं और उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो वी फनल टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द सेग्रीगेशन रेजिस्टेंट ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। जो SCC सैंपल इज poured इन वी फनल apparatus, नाउ इट्स अलाउड टू फ्लो बाय इट्स ओन, उसको हटा देते हैं और इसके सेल्फ वेट से जो हमारा जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होती है उसके सेल्फ वेट से क्या करते हैं, कंक्रीट्स को फैलने देते हैं। और द एम्प्टी टाइम ऑफ वी फनल इज नोटेड, मतलब जब खाली हुआ तो उसके टाइम को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। दिस टेस्ट इज मेजर्ड इन द ईज ऑफ फ्लो ऑफ कंक्रीट्स। शॉर्टर फ्लो टाइम इंडिकेट ग्रेटर फ्लो एबिलिटी, मतलब जितना जल्दी फैलेगा उतना मतलब अच्छा है कंक्रीट्स। आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद क्या करते हैं, सेटिंग सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट विल स्लो लेस कंटिन्यूअस फ्लो विद इंक्रीज ऑफ फ्लो टाइम। सिंपल सा चीज है,
बहुत इजी है ये, ठीक है। इसको एक बार देख लेना भाई, फिगर कैसे बनाना है, ठीक है। एग्जाम 200, ठीक है। फिर आता है फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट, ठीक है। देखो फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट्स क्या होती है, ये कुछ इस तरीके से फाइबर्स रेनफोर्समेंट के रूप में इस तरह से फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट्स होती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, रेजिस्टेंस टू टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो लाइट वेट स्ट्रक्चर्स जहाँ पे बनाता है वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन डेंसिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्या फ़ायदा है, क्यों यूज किया जाता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, ये एयर को रिड्यूस करता है एंड वाटर गैप्स को भी क्या करता है, रिड्यूस करेगा, एंड वाटर गैप्स इनसाइड द कंक्रीट। इट हेल्प कंक्रीट लास्ट लॉन्गर, मतलब ये मोर ड्यूरेबल होता है, ज्यादा दिन तक चलता है। ग्लास फाइबर्स लाइक ग्लास एंड ग्रेफाइट डोंट इजी चेंज टू शेप अंडर प्रेशर अनलाइक सम अदर मटेरियल। इट हेल्प कंक्रीट एंड फाइबर मूव मोर इवनली रिड्यूसिंग क्रैक्स। क्रैक्स को भी काफी हद तक क्या करता है, रेनफोर्समेंट की अपेक्षा क्या करता है, कम कर देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रैकिंग वगैरह जो भी नहीं देखने को मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, अच्छी होती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखो कौन कौन से चीज हैं जो हमारी क्या होती है, फेरो सीमेंट जो हमारे क्या है फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट्स को क्या करती है, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। देखो लो अमाउंट्स, मतलब अगर लेस देन 1% अगर हम क्या कर रहे हैं, फाइबर यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूज इन फ्लोर एंड पेवमेंट्स में हम कर सकते हैं, वेयर सरफेस क्रैश कैन बी हैपन, मतलब सरफेस पे क्रैकिंग आ सकती है। मीडियम अमाउंट्स क्या होगा, 1 से 2% स्प्रेड कॉन्क्रीट्स करते हैं, जिसको हम शॉर्टक्रीट्स बोलते हैं। कॉन्क्रीट्स नीडिंग मोर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रेकिंग और पीलिंग, ठीक है। थर्ड क्या है, हाई अमाउंट क्या बोलेंगे, जब ग्रेटर देन 2% होगा। वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट्स मटेरियल जहां पे होगा वहां पे फेरो जो हमारा, ठीक है, रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट्स होगा वो क्या होगा, हाई अमाउंट्स पे होगा, ठीक है, अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आता है फाइबर शेप, एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो जो फाइबर की लेंथ होगी, ठीक है, फाइबर की जो लेंथ होगी और फाइबर का जो डाया होता है, ये रेशियो होता है, ठीक है, अपॉन फाइबर डाया। इस दोनों को निकाल लेंगे, अगर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, रेशियो इंक्रीज बाय 75, इसका मतलब है कि जो हमारा एफआरसी है वो कैसा है, स्ट्रॉन्गर है और टफर है। अगर इससे कम होगा तो स्ट्रेंथ और टफनेस क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है, गो डाउन मतलब कम हो जाएगा। फाइबर डायरेक्शंस, अगर एक फाइबर दूसरे फाइबर को इस तरीके से ओवरलैप करेगा, ध्यान से समझना, रैंडमली प्लेस्ड क्रॉसवाइज फाइबर गिव्स लेस स्ट्रेंथ, क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ठीक है। फाइबर लाइंड अप विद द फोर्स डायरेक्शन, मान लो कि अगर जिधर फोर्स लग रहा है, जैसे इधर फोर्स लग रहा है तो फाइबर ऐसे 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 लगेगा, ठीक है। मेक कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्गर एंड टफर। फाइबर एंड कॉन्क्रीट कॉम्पेबिलिटी, कॉम्पेबिलिटी का मतलब है कि कॉन्क्रीट शुड बी सॉफ्टर, कॉन्क्रीट क्या होगा, सॉफ्टर होगा अगर, तो फाइबर्स सो दैट स्ट्रेस कैन बी प्रॉब्ली, मतलब जैसे मान लो कि फाइबर है, अगर स्ट्रॉन्ग जो हमारा कॉन्क्रीट से वह कैसा है, सॉफ्ट है या स्टीप है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कम होगा, तो जिससे हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी और इनहेंस होगी। सॉफ्ट फाइबर, ठीक है, नाइलॉन हो गया, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, मेक कॉन्क्रीट मोर फ्लेक्सिबल बनाती है। हार्ड फाइबर लाइक स्टील, ग्लास, कार्बन क्या करता है, स्ट्रॉन्गर एंड स्टीफर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बिहेवियर ऑफ फाइबर रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट्स के बारे में दिखा गया है, ठीक है। देखो कॉन्क्रीट्स में क्या करते हैं हम, ध्यान से समझना, नो स्लिपेज, जैसे कॉन्क्रीट्स है उसके हमने डिफॉर्मेबिलिटी, जैसे मान लो ये हाथ, जैसे ये पेन है, इस पे हमने लोड को अप्लाई किया, तो क्या लोड अप्लाई करते ही इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या डिफॉर्मेबिलिटी आ जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इलास्टिक बिहेवियर तक कोई भी स्लिपेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा टाइम्स आएगा जहां पे इसमें क्या होगा, वेट बढ़ने के कारण, हम कह सकते हैं लोडिंग के कारण, यहाँ पे मल्टीपल क्रैकिंग आएगी, जिसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है, इन इलास्टिक बिहेवियर आएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे फाइबर क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन, जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रही है, देखो यहाँ पे
ये वैल्यू क्या हुई यहां से, ठीक है। अगर हम यहां पे रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो यहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी फाइबर क्या हो रही है, उसके ऊपर स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं और एक टाइम के बाद फाइबर क्या होगा, पुल आउट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब आता है फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट्स की, ठीक है, फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट्स की। देखो, कन्वेंशनल कंक्रीट्स इज मॉडिफाइड बाय रैंडम डिस्पर्सल ऑफ शॉर्ट डिस्क्रीट फाइन फाइबर ऑफ एस्बेस्टस, स्टील, सीसल, ग्लास, कार्बन प्रो। देखो ये यहाँ पे देखो बहुत सारे क्या है हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं एज अ टेंसाइल स्ट्रेसेस को क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, कंक्रीट्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अबाका हो गया, ठीक है, एस्बेस्टस हो गया, बेसाल्ट हो गया, कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्पा हो गया, नाइलॉन हो गया, ठीक है, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पॉलीविनाइल अल्कोहल हो गया, स्टील हो गया, पाम हो गया, जूट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ग्लास होते हैं। ये एज अ टेंसाइल रेनफोर्समेंट क्या करते हैं, टेंसाइल रेनफोर्समेंट को क्या करते हैं, स्ट्रेस को रजिस्ट करते हैं। तो ये भी क्या होता है कि हमारे कंक्रीट्स में अगर लाइट वेट कंक्रीट इस्टेब्लिश करना है, बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो वहां पे एज अ टेंसाइल रेनफोर्समेंट हम क्या करते हैं, इन सारे मटेरियल्स को यूज करते हैं, एज अ लाइट वेट स्ट्रक्चर्स भी हो जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि टेंसाइल में रेजिस्टेंस क्या होता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। बट इसका भी अपना सिग्निफिकेंस क्या है, एक इंपॉर्टेंस है, इसकी भी एक लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी जो मटेरियल्स है उसको यूज करेंगे, उसका एक सिग्निफिकेंट क्या है, एक मेथड है, उस मेथोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गो थ्रू करते हैं। एस्बेस्टस सीमेंट क्या हो जाता है, फाइबर्स सो फार हैव प्रूव्ड टू बी कॉमर्शियली सक्सेसफुल। ये कैसा है, एस्बेस्टस जो सीमेंट होती है ये कॉमर्शियली सक्सेसफुल है, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक, वैल्यूम हो गया, स्पेसिंग हो गया, डाइपोर्शन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। और एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट रिक्वायर कंसिडरेबल ग्रेट अमाउंट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट देन दैट ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट्स ऑफ convenient handling. For FRC to be fully effective, each fibers needs to be fully embedded in the matrix, ठीक है। कहने का मतलब है, देखो ठीक है, यहां पे क्या है कि जो हमारा FRC है, ठीक है, देखो यहां पे क्या किया हमने, ये जो हमारा फाइबर्स, ठीक है, रेनफोर्समेंट जो कंक्रीट्स है, ठीक है, फिर तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या किया कि इसको यूज किया, तो पहली चीज तो हुई कि ये लाइट वेट हुआ, दूसरी चीज यहाँ पे ये हुई कि हमारी जो फ्लैक्सिबिलिटी है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि डिफॉर्मेबिलिटीज है वो भी क्या होती है, इनहेंस होती है। इसके बाद ठीक है, एक चीज देख लेना कि जो हमारी FRC होती है, कंक्रीट पेस्ट रिक्वायर्ड रेंज बिटवीन 35 से 45% अगेंस्ट 25 to 35% ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि सीमेंट जो है ज्यादा लगेगी, 35 से 45%। फायदे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फाइबर्स हेल्प टू रिड्यूस क्रैकिंग, क्रैकिंग भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। मिक्स बिकम कोहेसिव एंड पॉसिबिलिटीज टू सेग्रीगेशन आर रिड्यूस, मतलब सेग्रीगेशन नहीं आएगा। डक्टिलिटी, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, टेंसाइल एंड ब्लेंड, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेंथ आर इम्प्रूव्ड, ये भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट्स क्या है, एक कंपोजिट मटेरियल है, ठीक है, ये मैंने पहले बताया, ठीक है ना, मटेरियल्स और मैट्रिक्स, ठीक है, देखो ठीक है, जिसको फिलर मटेरियल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। सीमेंट मोटार इज रेनफोर्स्ड विद फाइबर, फाइबर से क्या करते हैं, रेनफोर्स्ड का मतलब क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। स्टील मेस का यूज किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है थ्रू आउट द कंपोजिट, ठीक है, विच रिजल्ट इज बेटर स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस दैट इंडिविजुअल वंस। इसलिए फेरो जो हमारे जो सीमेंट्स होते हैं, फाइबर्स इम्पार्ट
जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं, इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करते हैं, ठीक है। रेशनली डिजाइंड फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर, द रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर मेश, यूज होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट इन मेड पॉसिबल थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ एलिमेंट, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच रेनफोर्समेंट ओवर द इंटायर मैट्रिक्स हायर रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग इज अचीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक फटीग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये पेज है, ठीक है, ये पेज, इस पेज को हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या है, फटीग है, ठीक है। इस फटीग के रेजिस्टेंस का मतलब है कि इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस होगा तो अगर इस तरीके से क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ से इस तरीके से कपल फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, फटीग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसके बाद permeability etc also improve. The material which is a special form of reinforcement concrete exhibit a behavior so different from the conventional reinforcement concrete in performance, strength, potential application, it must be classed as a separate material. The reinforcement may be hexagonal wire mesh, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो प्लान देख सकते हो, स्क्वायर वोवेन वायर मेश हो सकता है, हेक्सागोनल की भी बात हो रही थी, इस तरीके से हो सकता है, एक्सपेंडेड मेटल लेथ होता है और स्क्वायर वेल्डेड वायर होती है, ठीक है, वायर मेश। देखो यहाँ पे सबकी साइज लिखी हुई है, कितना होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टेबल 3 देख सकते हो, इसमें क्या है 20.3 में अगर हेक्सागोनल्स क्या है, वायर मेश है, ठीक है ना, तो वेट ऑफ 1 लेयर पर यूनिट एरिया, मतलब एक जो है लेयर्स का पर यूनिट एरिया में कितना वेट होना चाहिए, अगर साइज इतना है तो फिर 0.5 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लगना होगा। मेश की जो थिकनेस होगी ये होगी, स्टील जो कंटेंट होगा इतना स्टील लगेगा, एस्टिमेटेड स्टील पर, ठीक है, सरफेस पर यूनिट वैल्यूम इतनी आएगी, ठीक है। ये हमारा टेबल हो गया। फेरो सीमेंट्स क्या होता है, ये थीन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स वेयर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी आर डेवलप्ड थ्रू द फॉर्म ऑफ शेप। इट इज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग मोल्डेबल एंड वन पीस कंस्ट्रक्शंस। द मेजर एडवांटेजेस इट्स लो कॉस्ट एंड इट्स नॉन, ठीक है ना, फ्लेमेबिलिटी मतलब जलने लायक नहीं होता है, एंड नॉन कोरोसिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है। फायदा क्या है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हर जगह मिल जाता है। दूसरा चीज क्या है, रिडक्शन ऑफ सेल्फ कॉन्सिक्वेंट ऑफ थीन सेक्शन। मॉडलिंग कैन बी डन विदाउट एनी फॉर्मवर्क, मतलब बिना फॉर्मवर्क के हम मॉडलिंग कर सकते हैं, मतलब कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। नो मशीनरी और सोफिस्टिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, कोई ऐसा सोफिस्टिकेशन मतलब घोटन वाली चीजें यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। एप्लीकेशंस आप पढ़ लीजिएगा। अब आप बात करते हैं आरएमसी की, ठीक है, रेडी मिक्स कंक्रीट की। देखो रेडी मिक्स कंक्रीट्स क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट्स क्या होती है, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट्स को बैचिंग प्लांट्स को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। ये बैचिंग प्लांट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े ड्रम्स लगे होते हैं जिसके अंदर जो है अलग अलग में, ठीक है ना, पाइप्स के थ्रू क्या है सीमेंट्स को पंपिंग किया जाता है। इसके बाद क्या होते हैं कि यहाँ पे देखो पाइप्स के द्वारा एग्रीगेट्स जाते हैं, सैंड जाते हैं, ठीक है, 10 mm 20 mm इस तरीके से यहाँ पे हॉपर लगा होता है। और इस हॉपर से क्या होता है, देखो अल्टीमेट ये यहाँ पे हॉपर लगा होता है, ठीक है। यहाँ से कंक्रीट्स रेडी होके इस हॉपर से जो हमारी टीएम होती है, इसको बोलते हैं टीएम मशीन, ट्रांजिट मिक्सर मशीन, यहाँ से हॉपर से इसमें भी टीएम में भी हॉपर लगा होता है, यहाँ से कंक्रीट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो रेडी मिक्स कंक्रीट्स का मतलब ये होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट का मतलब ये होता है कि कंक्रीट्स को बैचिंग प्लांट्स के अंदर हमने रेडी कर लिया है और साइड पे क्या करना है, हमें ले जाके प्लेसिंग करना है, ठीक है। तो रेडी मिक्स कंक्रीट्स क्या होते हैं, हम अपने डिजाइन के आधार पे बैचिंग प्लांट्स में कंक्रीट्स को तैयार करते हैं, ठीक है। और रेडी मिक्स कंक्रीट्स का मतलब यह है कि कंक्रीट सब तैयार हो गई है, उसमें कोई भी एडमिक्सचर्स, वाटर या होमोजीनिटी, ये सब सारी चीज़ों की टेंशन खत्म हो जाती है। इसको ले जाके हम क्या करते हैं, सीधे प्लेस करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना थोड़ा सा। आरएमसी इन कंक्रीट डिलीवर्ड एट द साइट और इनटू द परचेसर व्हीकल,
ठीक है, या हम किसी से परचेज करते हैं, इन प्लास्टिक कंडीशंस में होती है एंड रिक्वायर्ड नो फर्दर ट्रीटमेंट बिफोर प्लेस्ड इट इन द पोजीशन इन विच वेयर सेट इन द हार्डन। मतलब इसमें कोई भी मतलब फर्दर ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती। आरामसी से कंक्रीट निकल गई तो वो सीधे जाके प्लेसिंग करना है, इसमें कोई भी पानी डालने की या गिट्टी डालने की या बालू डालने की या सीमेंट डालने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, हाई क्वालिटी कंक्रीट जो है रिक्वायर्ड ग्रेड प्रोड्यूस अंडर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड कंडीशन इन द सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट एंड सप्लाइड टू द कस्टमर इन ट्रांजिट मिक्सचर ट्रक एंड प्लेसमेंट एट द साइट। मतलब ये क्या होता है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड कंडीशंस में एक जो हमें रिक्वायरमेंट जो ग्रेड्स की होती है, डिज़ाइन मिक्स को तैयार किया जाता है और उसको जो है बैचिंग प्लांट से या जो परचेजर्स जो व्हीकल्स होते हैं या जिससे हम व्हीकल्स मतलब किसी से हम जैसे मान लो कि कोई है जो बंदा क्या करता है कॉन्क्रीट्स को सप्लायर है, तो उससे हम क्या करते हैं खरीदते हैं, तो वो सीधे ले जाके हमारे साइट पे छोड़ देगा। तो इसके बीच में हमें कोई भी फर्दर ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसका फायदा। सबसे पहले आरएमसी प्लांट कहाँ लगा था, 1992 में पुणे में लगा था और आज के टाइम में ऑल इंडिया हर एक जगह क्या है ग्लोबली इसका प्रचलन है। ठीक है, अब देखो आरएमसी क्या है, ध्यान से समझो। RMC full advantage require more careful planning on its site as compared to site mixing. Due to better quality measures adopted, RMC can be considered to be almost the factory made product. ठीक है, it is not. It is the advantages not only the mass concreting but also small quantities of concrete can be placed at interval. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंक्रीट्स, हम स्मॉल कंक्रीट क्वांटिटी में इस कंक्रीट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो टाइपिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंक्रीट्स, वेट पर क्यूबिक मीटर कैलकुलेटेड ऑन एयर फ्री बेसिस। रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी, 16 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट है, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन आरएमसी ठीक है एंड साइड मिक्स कंक्रीट। अगर जैसे मान लो कि रॉ मटेरियल है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम बात करें वेट की, वेट बैचिंग, ठीक है, वेट बैचिंग, तो ये क्या है, मैनुअल अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या किया जाता है, कंप्यूटराइज्ड होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कंप्यूटराइज्ड होगी, हाई हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी के साथ होगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि वैल्यूज जो है हमारी अच्छे से निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो एक्यूरेसी होगी वो अच्छे से निकल के आएगी। ठीक है, एक्यूरेट होगा। वीडियो पॉज करके एक बार इसको देख लेना। ठीक है, वैसे ये क्या है कि ये जो डाटा है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरएमसी के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्वालिटी इनहेंस करेगा, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी अच्छी होगी तो ड्यूरेबिलिटी जाहिर सी बात होगी, इन लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है एंड इंक्रीज स्पीड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के कार्य को भी क्या करती है, बूस्ट कर देती है। आरएमसी क्या होती है कि सेम क्वालिटी और सेम क्या होती है and provides a high quality of construction material, construction time also reduce। मतलब ये क्या होती है, सेम क्वांटिटी, ठीक है ना, ये क्या करती है कि सेम क्वांटिटी के कंक्रीट्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन टाइम्स को भी ये क्या करती है, रिड्यूस करती है, जल्दी जल्दी हम कास्टिंग कर पाते हैं। ठीक है, एक तो फायदा ये हो गया। ये क्या होता है, अगर ट्रैफिक जाम वगैरह है या मान लो कहीं कंजेस्टेड एरिया है तो वहां पे भी ये क्या करता है, समय को बचाता है। ठीक है, इसके बाद इट इन्वायरमेंटली सेफर अल्टरनेट, मतलब ये इन्वायरमेंट के लिए सेफर होता है। विथ रेडी मिक्स कंक्रीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक कैन बी फॉलो, मॉडर्न जो टेक्निक्स है वो इसी पे आरएमसी पे फॉलो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिसाइकल्ड एग्रीगेट कंक्रीट्स। रिसाइकल एग्रीगेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कि घर वगैरह जब कोई बिल्डिंग जो है मान लो टूटती है तो उसमें से बहुत सारे क्या होते हैं, कंक्रीट्स निकलते हैं। कंक्रीट्स में क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रशर में ले जाते हैं, उसको पीस पीस के क्या करते हैं, छोटा छोटा हम लोग क्या बना लेते हैं, कोर्स एग्रीगेट बना लेते हैं। ठीक है, गिट्टी बना लेते हैं और उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, नए जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उसमें उस गिट्टी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिसाइकल्ड एग्रीगेट कंक्रीट। ठीक है,
रिसाइकल्ड कंक्रीट जो एग्रीगेट कंक्रीट इज सिंपली द ओल्ड एग्रीगेट, जो पुराना कंक्रीट होता है उसी को हम लोग रिमूव करते हैं बिल्डिंग के फाउंडेशन से, पेवमेंट से या अदर स्ट्रक्चर से, और उसको क्रस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, रिक्वायर्ड साइज में। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि उसको क्या किया जाता है, जो रिक्वायर्ड साइज पे, उसके बाद जो ब्रोकन जो कंक्रीट्स होती है उसको पीसेस में तोड़ा जाता है, और जो भी साइज हमें चाहिए कोर्स एग्रीगेट्स का, जैसे 10 mm, 20 mm, 30 mm, जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रशिंग कर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग फ्रेश कंक्रीट्स में क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, एज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल नेचुरल एग्रीगेट, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि किसी नेचुरल सोर्स से अगर हमें लाना है तो हम क्या कर रहे हैं, जो रिसाइकल्ड एग्रीगेट है उसी चीज को से हम कंक्रीट्स को बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, द ओल्ड कंक्रीट कैन बी मेड फ्रॉम डिमोलाइज्ड वेस्ट, ठीक है। द फ्रेश कंक्रीट लेफ्ट ओवर एट द साइड कैन बी वॉश्ड फ्री ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड द एग्रीगेट रिकवर्ड टू बी सब्सिक्वेंट। मतलब जो हमारे क्या है कि एग्रीगेट है, जो गिट्टी है ना, उसमें किसी भी तरह का जो सीमेंट पेस्ट वगैरह है वो सब नहीं लगा होना चाहिए, उसको हम लोग वॉश करते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं ताकि उसको हम यूज कर पाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिसाइकल्ड एग्रीगेट कंक्रीट्स होता है, देख ही पा रहे हो, इस तरीके से हमें देखने में मिलता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज की। देखो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो the concrete produced with recycled aggregate losses its workability for more rapidly than conventional concretes। देखो अब होगा क्या कि ये जो कंक्रीट है रिसाइकल्ड है, ये क्या करेगा, मॉइस्चर्स को भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सीमेंट कंटेंट यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट होगा 15% हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो ये चीजें क्या होगी, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को अफेक्ट तो करेगा। इफ द बोथ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट आर रिसाइकल्ड एग्रीगेट, तब हम 15% वहां पे एक्स्ट्रा फ्री वाटर लेके चलेंगे, ठीक है। एयर इंट्रेंड, ठीक है, एन एयर इंट्रेनिंग एंड वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रेश रिसाइकल्ड एग्रीगेट कंक्रीट मिक्स। The air content of recycled aggregate concrete may be slightly higher than that of conventional aggregate concrete. It shall be कितना होना चाहिए, 3 to 6%, ठीक है। जो स्लम्प है रिसाइकिल का वो भी किसी भी हर हाल में 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो भी 0.65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 260 kg पर मीटर क्यूब से कम सीमेंट नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। किसी भी कंडीशन में अगर कंपेयर करें तो जो हमारी अप्रोक्सीमेटली 8 to 15% हायर सीमेंट कंटेंट हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, मतलब 8 से 15% हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिसाइकल्ड जो सेग्रीगेट है, ठीक है, एग्रीगेट कंक्रीट in the range of about 75% in the modulus of elasticity, about 65% of conventional concrete with natural aggregate। ये सब चीज वैल्यू को, डाटा को आपको माइंड्स में एक बार वीडियो पॉज करो, उसको देखो अच्छे तरीके से, रीड करो अच्छे तरीके से, ठीक है। टेंसाइल एंड फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेट 10% लोअर होता है, ठीक है। द डैम्पिंग कैपेसिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ठीक है, लॉगरिथम डिक्रीमेंट हैज बीन रिपोर्टेड दैट 15 to 20% हायर रखा जाता है। क्रीप एंड ड्राइंग श्रिंकेज 30 to 60% क्या है, हायर होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ध्यान से समझना, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ इसके क्या है, नुकसान भी है, ठीक है। फायदे एक बार रीड कर लेना। डिसएडवांटेजेस क्या देखने को मिलेगा, क्वालिटी में वेरिएलिटी देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। स्ट्रेंथ भी इसकी कम होगी, हायर वाटर एब्जॉर्प्शन पोरोसिटी होगी, और ड्यूरेबिलिटी कंसर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर क्वालिटी में वेरिएशन होगा इसका मतलब है स्ट्रेंथ कम होगा, ड्यूरेबिलिटी कम होगा, और हायर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड पोरोसिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रिसाइकल्ड एग्रीगेट है, ठीक है। अब आता है लास्ट, करंट स्टेटस एंड रिसर्च इन इंडिया। देखो है क्या कि जो हमारा जनरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, जिसको CND बोलते हैं, वेस्ट इज सब्सटेंशियल,
ठीक है। वेस्ट इज सब्सटीट्यूशियल का मतलब ये है कि जो हमारा वेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन से जो हमारे वेस्ट है ना, उसको हम कहीं ना कहीं यूज कर पा रहे हैं फिर से, बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। इसलिए नहीं है कि द एग्जाम्पल वन सोर्स कहता है 2005 से 2013 का कि इंडिया हैज प्रोड्यूस 165 टू 175 मिलियन टन्स पर एनम CND, यानी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन से इतना प्रोड्यूस हुआ। लेकिन बहुत सारे जो इस रिसर्चिंग है, ठीक है, रिसर्च है, स्टडीज है, वो ऑनगोइंग है, अंडरवे है, ठीक है, इस पर। लेकिन फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर, फॉर एग्जांपल अ स्टडी इन दिल्ली फाउंड दैट द सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, ध्यान से समझना, SCC किसका पार्ट है, ये एक पार्ट है जो हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स का, ठीक है, यूजिंग RC, ठीक है, और अप टू 45%, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है कि 40% रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल सोर्स एवरेज गिव एक्सेप्टेबल लिमिट, ठीक है। अब देखो यहां पे ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देयर इज ग्रोइंग अटेंशन टू ग्रीन कॉन्क्रीट। ग्रीन कॉन्क्रीट्स क्या होती है, ध्यान से समझना। जिस भी कॉन्क्रीट्स, जो कॉन्क्रीट वेस्ट हमें प्राप्त होता है, उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, बट लेकिन वो कैसा है, इको फ्रेंडली है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसा है, द कॉन्क्रीट विच इज मेड फ्रॉम कॉन्क्रीट वेस्ट दैट आर इको फ्रेंडली है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कॉन्क्रीट बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे जो इन्वायरमेंटल के लिए क्या है, इको फ्रेंडली है, तो इसको हम कॉन्क्रीट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमारा क्या है, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक की चीज नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या कर पा रहे हैं, रिसाइकिल कर पा रहे हैं, ठीक है। रिसाइकल एग्रीगेट जो हमारा कोर्स है, रिसाइकिल्ड एग्रीगेट कॉन्क्रीट्स इन इंडियन कंडीशंस लाइक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल कंटेनिंग रिसाइकिल एग्रीगेट फ्रॉम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिमोलाइज वेस्ट इन इंडिया, एग्जामिन्स मैकेनिकल एंड ड्यूरेबिलिटी बिहेवियर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने पूरे यहाँ पे वन शॉट में वन वीडियो, ठीक है, वन शॉट वन वीडियो वन यूनिट, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में बात किया, कैसे, ठीक है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स के बारे में बात किया, फेरो सीमेंट के बारे में बात किया, स्लम्प को कुछ टेस्ट के बारे में किया, फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट्स के बारे में बात किया, फेरो सीमेंट के बारे में बात किया। इसके बाद हम लोगों ने RMC के बारे में बात किया, RMC का क्या रोल है, एडवांटेज है, रिसाइकिल्ड, ठीक है, रिसाइकिल्ड एग्रीगेट कंक्रीट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसाइकिल एग्रीगेट कंक्रीट्स के बारे में बात किया, एडवांटेजेस पढ़ लेना और डिसएडवांटेज एक बार वीडियो पॉज करके इतना पढ़ लेना, ठीक है। बाकी करंट स्टेटस एंड रिसर्च इन इंडिया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, वो जानने के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं कोर्स को तो कर लेना भाई, एग्जाम 200 का कूपन लगा लेना, ठीक है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अन्य सब्जेक्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।